नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन के बारे में बड़ी बातचीत चल रही है, काफ़ी आजकल चर्चा है। चीन में क्या हो रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, और सबसे बड़ी बात वहां का ये जो हाल हुआ है, इस हाल के पीछे कहीं वो हाल तो नहीं था जो भारत का हाल है। भारत से चीन का मिलान करने की कोशिश करेंगे। जो बातें चीन के लोकतंत्र के बारे में कही जाती हैं उनकी पड़ताल करेंगे, और ये सब करेंगे जो वर्तमान हमारा संकट है इस वक्त चीन का, उसके प्रकाश में, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन में ऐसा क्यों हो गया कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हम ये भी जानेंगे इसमें नेताओं का क्या हल है। हम इसमें ये भी जानेंगे कि सरकार की नीतियों में कहाँ गड़बड़ी रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको दिखाई देगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। सीधे सीधे से तो ये समझें कि आप एक बात मान के चलिए, 2008 का जो सबप्राइम संकट आया था, अमेरिका में जो आर्थिक संकट आया था, उसके पीछे एक बैंक था लेमन ब्रदर्स। और लेमन ब्रदर्स के साथ ये हुआ कि बड़ी संख्या में वहाँ पे प्रॉपर्टी लोन लोगों को दे दिए गए, और वो प्रॉपर्टी लोन का पैसा चुका नहीं सकते थे, इसलिए बैंक डूब गई। बैंक ने अपने डूबने की घोषणा की, तो उसके कारण सारी अर्थव्यवस्था डूब गई, और उसके कारण अमेरिका में रिसेशन आया। और अमेरिका में चूँकि अमेरिका की टांग सब जगह फंसी हुई है दुनिया में, इसलिए पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया। अभी चीन में जो हो रहा है उसके पीछे भी कहानी ठीक वैसी ही है, मिलती जुलती कहानी है, लेकिन इस कहानी में भारत के बहुत सारे किरदार आपको दिखाई देंगे। चीन में एक घोटाला हो गया है जो 47.9 हज़ार करोड़ का घोटाला बताया गया है। इस घोटाले के कारण सारी समस्याएं हुई हैं, और इन समस्याओं की जो जड़ है उसमें हम बाद में जाएंगे। पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा घोटाला विकसित होता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक अखबार है, और उस अखबार ने छापा कि चीन के 2 प्रांत हैं, प्रोविंस जो हैं, उसमें एक हैनान है और दूसरा अनहुई है। इन दोनों जगहों पे जो लोग हैं उनको बैंक पैसे नहीं दे रहे हैं, वहाँ कैश नहीं मिल रहा है, और लोगों से कहा जा रहा है कि भाई तकनीकी खराबी है, कुछ सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। ये खबर चीन का अखबार छापता है। और अब बीच बीच में ये बताता चलूँ कि भारत में भी मीडिया इस तरह की बातें करता है, लेकिन हम लोग को ये समझाया जाता है कि सरकार की गड़बड़ी कुछ हो रही होती है वहाँ पे, तो चीन के अखबार नहीं छापते। खैर, इस खबर के छपने के बाद में पूरे देश में लोगों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपने अपने बैंक को टटोलना शुरू कर दिया। तो बैंकों ने कहीं ना कहीं इधर इधर की बात करके टरकाने की कोशिश की, और इससे वहाँ सनसनी फैल गई। लोगों को पता चला कि उनका पैसा डूब गया है, और जब एक साथ बड़ी संख्या में लोग बैंकों में पैसा निकालने पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, अफरा तफरी मच जाएगी, और लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया। भरोसा उठने के पीछे एक एवरग्रांड की भी कहानी है, जिस पे मैं इसके बाद में आऊँगा। और इसके बाद भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया, क्योंकि चीन में हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच गए। लोग ये कहते हैं कि चीन में जनता बहुत दबी कुचली रहती है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, मुँह नहीं खोल सकता। लेकिन ये हज़ारों लोग जो बैंकों के बाहर हैं, इनको भी आप देख लीजिए। और दूसरा एक पहलू और भी है कि चीन में सरकार को जो फ्लैग मार्च होता है, जो हमारे यहाँ सड़कों पे खुलेआम होता है, वो करने के लिए टैंकों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि जनता, चीन की जनता फ़ौज का वैसा सम्मान नहीं करती है, और हो सकता है कि जनता उसके ऊपर भड़क जाए, इसलिए टैंकों का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चीन की सरकार थेनमान की तरह लोगों को ट्रेन वहाँ पे जब घुमा रही है टैंक, तो लोगों को डरा रही है कि हम थेनमान रिपीट कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि एक थेनमान स्क्वायर था चीन में, जहाँ पे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे। चीन की सरकार के मुताबिक उस प्रदर्शन को कुचलने में 3000 लोगों की मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया उसको 10,000 संख्या बताता है।
तो ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर टैंक उतारने इसलिए जा रहे हैं कि थियानमेन की धमकी दी, तो थियानमेन में भी तो टैंक उतारे गए थे, तब किसकी धमकी थी? दरअसल वहाँ जनता के गुस्से के सामने कोई टिकता नहीं है, ये वहाँ के लोगों के खून में, और खून में नहीं है बल्कि उनकी विचारधारा में है। बहरहाल फ्लैग मार्च की जगह वहाँ टैंक मार्च किया गया है, और इसके बाद बैंक ये कह रहे हैं कि उनका पैसा सुरक्षित जगह इन्वेस्ट कर दिया गया है। कौन से बैंक? वो बैंक जो कह रहे थे कि सिस्टम अपग्रेड हो गया है। अब वो सुरक्षित जगह कौन सी है? अब बैंकों में इसका मतलब ये है कि पैसा ख़त्म हो गया और बैंकों ने अपना सारा पैसा दूसरों को कर्जा दे दिया। अब हम भारत का एक आंकड़ा यहाँ जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे क्रेडिट और डिपॉजिट का जो रेशियो है भारत में, उसमें आरबीआई का डाटा कहता है 9 नवंबर तक ये अनुपात 122% पर पहुँच गया था, और ये रेशियो पिछले साल इसी अवधि में 90% था। इसका मतलब है कि कर्ज ज़्यादा दिया जा रहा है उसके मुकाबले जो कि बैंक में होता है। और सीधे सीधे समझे तो बैंक के पास में महीने में 100 रुपये जमा हो रहे हैं और बैंक 122 रुपये का कर्ज दे रहा है। अब कर्ज देने का मतलब नहीं कि आप हाउसिंग लोन लेने जा रहे हो। आप भी जानते हैं, भी अडानी साहब ने फिर से हज़ारों करोड़ का लोन मांगा है आरबीआई से, एसबीआई से, और उस पर विचार चल रहा है। और अब आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी कर्ज ज़्यादा होता जा रहा है, डिपॉजिट कम होते जा रहे हैं। और चीन में हुआ ये कि वहाँ पे भी कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया और डिपॉजिट उतने हुए नहीं, तो बैंकों में उतना पैसा भी नहीं बचा कि रोज़मर्रा के कामकाज के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते, और उसी के कारण ये सारा विरोध हो रहा है। अब आप आएंगे तो इसमें ये फोर्ब्स मैगज़ीन कह रही है कि लेमन ब्रदर्स की तरह 2008 में जो रिसेशन आया था, वैसा रिसेशन अब चीन के बैंकों के कारण आ सकता है। लेकिन चीन में एक उम्मीद है कि सरकार बैंकों की शायद मदद करे और ये सारे के सारे एनपीएस सरकार अपने ऊपर ले ले। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपको एक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जो संस्था, ये जो घपला हुआ तो कैसे हुआ। एवरग्रांड करके एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है भारत में, ऐसी कोई कंपनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। 800 प्रोजेक्ट तो उसके रुके हुए पड़े हैं, और उसमें 22 लाख करोड़ की उसके ऊपर लायबिलिटीज़ आ गई हैं। और वहाँ पे क्या हुआ कि एवरग्रांड के कारोबार में स्लो डाउन आ गया। स्लो डाउन ऐसे आया कि एवरग्रांड ने अपना कारोबार शुरू किया, एक के बाद एक बिल्डिंग बनाता चला गया। ज़मीन चूँकि सीमित है, ज़मीन तय मात्रा में होती है, तो दूसरे लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ग्रैब कर लेने, उस पर इमारतें बनाने और मोटा माल बनाने की होड़ मच गई। क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन आप ग्रैब करते जाते उसका दाम बढ़ता जाता, और ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा बिल्डर बन गया। और एक स्थिति आई कि वहाँ के चीन के बैंकों ने कहा कि भाई अब एवरग्रांड को और लोन नहीं दिया जा सकता। एवरग्रांड क्या करता था कि जो मुनाफा कमाता था, मोटा मुनाफा उसने कमाया, उस मुनाफे को निकाल लेता था और उस मुनाफे से कर्जा नहीं चुकाता था। उससे ज़्यादा उसका ध्यान इस पर था कि मालिकों का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। उसने खूब डाइवर्सिफाई किया, और हालत ये है, जो हुई का यान था वहाँ का मालिक, उसने 3 साल में 35,000 करोड़ का डिविडेंड कंपनी से ले लिया, यानी मुनाफा वसूली कर ली। वो मुनाफा अपना बाहर निकाल लिया कंपनी से। अब जब शेयर होल्डर खुद ही कर्जा चुकाने की जगह मुनाफा निकालने लगेंगे, और जो भी बुकिंग आ रही है फ्लैट की उसका पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने लगेंगे, तो क्या स्थिति होगी। भारत में भी याद कीजिए, आम्रपाली, सुपरटेक, एक प्रोजेक्ट बुक करते थे, उसको बनाते नहीं थे, उसके पैसे से दूसरे की ज़मीन, तीसरे की ज़मीन, चौथे की ज़मीन खरीद लेते थे, फिर उसको भी नहीं बनाते थे, और इसी तरह करते करते वो डूबे थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चीन में लोग कह रहे हैं कि हमको चूँकि फ्लैट नहीं मिला है तो हम ईएमआई भी नहीं देंगे। भारत में लोग, जो इनके सताए हुए लोग हैं, वो ईएमआई देते जा रहे हैं, कमर टूट रही है, किराया भी मकान का भर रहे हैं, और उनको भी फ्लैट नहीं मिला है। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब चल रहा है कुल मिला के। अब हालत ये है कि जो कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी शाख खर्ची इतनी ज़्यादा थी कि उसने फुटबॉल टीम खरीद ली, 14,000 करोड़ रुपए का एक फ़ुटबॉल स्कूल खोल दिया, 10,000 करोड़ रुपए का एक स्टेडियम बना दिया, फुटबॉल स्टेडियम, जिसमें लाखों लोग जिसमें क्रिकेट गेम देख सकते थे। इसी तरह थीम पार्क, डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ तक कि टेस्ला जैसी कार बनाने का, इस तरह के प्रोजेक्ट करता रहा। अब हुआ ये कि वहाँ के नेशनल बैंक ने कहा कि भाई इसको जो है हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि
अब बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है और इस कर्जे के का रिकवरी होने की उम्मीद एवरग्रांड से नहीं मिल रही है। जब एवरग्रांड के अच्छे दिन थे तो उसको कर्जा चुकाना चाहिए था, अच्छा फाइनेंस मैनेज करना चाहिए था, लेकिन वो लोन में ही ऐश कर रही थी। आगे जाके आपको पता चलेगा कि इसका भी एक पॉलिटिकल कनेक्शन था। 1999 और 2000 के वित्त वर्ष में दोनों साल में 27,000 करोड़ का प्रॉफिट था, तो मालिकों ने 61,000 रुपये का डिविडेंड ले लिया, यानी प्रॉफिट से भी ज़्यादा मुनाफा मालिकों ने विड्रॉ किया उससे। इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें वहाँ खड़ी हो गई और अब स्थिति यह है कि बैंक पैसे देने को तैयार नहीं है इस रियल एस्टेट कंपनी को उबारने के लिए, और जब तक ये कंपनी अपने फ्लैट लोगों को देगी नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और हुआ ये कि इसकी होड़ में 10-20 कंपनियां और खड़ी हो गई थीं और उन कंपनियों ने डेस्परेशन में हैवी डिस्काउंट पे फ्लैट निकालने शुरू कर दिए थे। उसके कारण प्रॉपर्टी का दाम भी गिर गया है। दाम गिरने से जिन लोगों ने अपने फ्लैट बुक करे थे उनको लग रहा है कि भैया मैंने तो बुक किया था 10 लाख रुपए का, बिकेगा नहीं 5 लाख का भी, तो मैं भी इसकी किस्तें देता हूँ, अब मैं इसको नहीं लूँगा। तो इस पूरे माहौल के बीच में एक बड़ा बुरा दौर आ गया चीन में, जिसमें फंस गए। अब बुरा दौर कैसे आया? बुरा दौर आने के पीछे एक वजह ये भी रही कि वहाँ पे ये जो कोरोना वायरस का मैनेजमेंट करने का जो लॉकडाउन वाला तरीका है वो ज़ीरो टॉलरेंस वाले हैं। वो और भी एक कदम आगे हैं कि अगर इसी इलाके में एक भी केस निकल आए तो लॉकडाउन लगा दो, बंद कर दो, ये कर दो। और वो करने के चक्कर में आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई। मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है चीन की, पूरी दुनिया को जहाँ से चिप की सप्लाई होती है, उस जगह पे काम ठप हो गया। अब उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि वो अमेरिका को और दूसरी दुनिया में मंदी लाने के लिए उसने ये सप्लाई बंद की, क्योंकि जो पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार, कंप्यूटर का कारोबार चाइना के जिस शहर पे निर्भर था उसमें लॉकडाउन कर दिया गया। जब चीन के हालात का आप अध्ययन करने जाते हैं, चीन को समझने चलते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चीन इतना बड़ा कैसे बना। और जानने के लिए बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, लेकिन एक ऑडियो बुक मैंने अभी हाल में देखी थी कुकू एफएम पे, उसका नाम है राइज ऑफ चाइना। ये ऑडियो बुक कुकू एफएम के उस 4000 ऑडियो लिटरेचर के कलेक्शन का एक हिस्सा है जो आपको सिर्फ 399 रुपये में उपलब्ध होता है। लेकिन हमारे दर्शकों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें आपको 199 रुपये में ही ये खजाना मिल जाएगा। 4000 ऑडियो बुक्स, जिसमें बुक समरी भी है और बहुत सारी चीज़ें एक किताब की भी कीमत से ज़्यादा होती है। कुकू एफएम की सुविधा को लेने के लिए आपको हमारा एक नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके जाना हो और वहाँ पे एक कोड डालना पड़ेगा, डिस्काउंट कोड, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और वो डिस्काउंट कोड है KN50। स्क्रीन पर आप कोड लिखा हुआ देख रहे होंगे, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुकू एफएम का ये जो ऑडियो लिटरेचर है, ये आप चलते फिरते, उठते बैठते, दूसरे काम करते हुए इसको सुन सकते हैं और सुनते सुनते आप सारा किताबों को आत्मसात कर सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम हैं। वुहान यूनिवर्सिटी में मेटलर्जी डिपार्टमेंट से डिग्री करके निकला एक इंजीनियर, और इस इंजीनियर ने क्या किया कि एक टेक्नीशियन का काम करने लग गया एक कंपनी में, एक स्टील कंपनी थी। वहाँ काम करने के बाद 1992 में वो रियल एस्टेट की दुनिया में एंट्री लेता है और रियल एस्टेट में एंट्री लेने के बाद 4 साल बाद वो एवरग्रांड शुरू करता है। लेकिन एवरग्रांड में वो कौन से सुरखाव के पर लगे थे वो समझने की आवश्यकता है। उसको वो जो कंपनी जो उसने बनाई, उसने तब के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ का भाई भी पार्टनर था। उसको 16% की उसकी हिस्सेदारी उस कंपनी में थी। हमारे देश पे आइए, हमारे देश में भी कुछ खास लोगों को बैंकों से खास लोगों को बहुत ज़्यादा लोन मिलता रहा है। वो लोन कैसा मिलता रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी का, ऐसे आदमी का नाम नहीं लूँगा कि जिसके डूबने से देश ही डूब जाए। मैं एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ उनका, आपके विजय माल्या साहब का। वो सत्ता के गलियारों में थे, राज्यसभा सांसद थे, हर पार्टी में उनकी सेटिंग रहती थी। भागने से पहले अरुण जेटली से मिल के गए, तो उनका उतना जलवा था, तो इसलिए किंगफिशर ब्रांड गिरवी रख के ही बैंक ने उनको लोन दे दिया था, जिसको लेके वो भाग गए हैं, या कहें मंदी के कारण इतना डूबे कि चुका नहीं सकते थे, उन्हें देश छोड़ना पड़ा। जो भी स्थिति है,
तो सरकार के नज़दीक होने के कारण बैंकों में उनको लगातार लोन मिलता रहा। जैक मा का बयान याद कीजिए। जैक मा ने ये कहा था, यही अलीबाबा वाले, उन्होंने ये कहा था कि चीन में सत्ता से नज़दीकी और प्रभावशाली होने के कारण बैंकों से लोन ज़्यादा मिलते हैं। और इसके बाद में उनका जो बैंड बजा था वो पूरी दुनिया जानती है। वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत सारा पैसा लगा के भी कंपनियां फंसी हैं। बहरहाल जो मामला फंस गया है, जो जहां पे फंस गया पूरा मामला ऐसे फंस गया है कि बैंकों के पास पैसे नहीं है तो लोगों को कैसे दें। जिस कंपनी को बैंकों ने उधार दिया है उसके वो अब डूबने लग गई है, हो सकता है उसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाए अगर सरकार ने उसको नहीं बचाया। तो वो एवरग्रांड बैंकों को कैसे पैसा दे। अब एवरग्रांड अपना प्रोजेक्ट समय पे डिलीवर नहीं कर पा रही है तो लोग उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको ईएमआई देनी बंद कर दी है। तो जब उसको ईएमआई नहीं दे रहे हैं तो वो बैंकों को पैसा और देने की हालत में नहीं बचा। तो एक पूरे कुचक्र में चीन की अर्थव्यवस्था फंस गई है और सबको याद आने लग गई है 2008 की मंदी, लेमन ब्रदर्स वाली, अमेरिका की मंदी जिसने पूरी दुनिया को डुबो दिया। और अब सबको लग रहा है कि ये मंदी पूरी दुनिया पे प्रभाव डालेगी। अब चीन चाहता है कि उस मंदी के प्रभाव पड़ने से पहले मैं अपने कारोबार को फैला दूं तेज़ी से और पूरी दुनिया में अपनी सप्लाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से बिज़नेस करके मैं पैसा लाऊं। लेकिन उसकी सप्लाई को अवरुद्ध कर दिया कोरोना की इस खपत ने कि हमको कोरोना का इन्फेक्शन हर हालत में रोकना है। बावजूद इसके कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, 1.5-2 साल के अनुभव के बाद सबको समझ में आ गया है कि कोरोना निपटने का सही तरीका क्या है। वो अभी भी एक के साने पर भी लॉकडाउन लगाने पे लगे हुए हैं। अब हो सकता है कि अमेरिका को डुबोने की उनकी कोशिश हो, लेकिन उस कोशिश में उनका कारोबार फंस गया। एक तरफ तो उनका ऑलरेडी मंदी चल रही थी, दूसरी तरफ ये वाला एक रायता उन्होंने मोल ले लिया। भाई रायता ही है कि आपने लॉकडाउन लगा दिया। तो यहाँ से अगर रिकवरी आती, अगर ये कारोबार उनका अच्छा चल रहा होता तो वो हो सकता था एवरग्रांड को कुछ कहीं ना कहीं से बेल आउट वगैरह दे के और इंडस्ट्री को बचा ले जाते। लेकिन अब उनके पास हो गया संकट और चीन में महामंदी का खतरा खड़ा हो गया है। अब इस महामंदी का असर भारत पे क्या उतना ही पड़ेगा जितना कि अमेरिका की मंदी का पड़ा था। चूँकि चीन एक क्लोज इकोनॉमी है इसलिए बहुत ज़्यादा दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दुनिया का सप्लायर है चीन दुनिया की फैक्ट्री है। चीन में अगर चिप बनने पे क्राइसिस हुआ तो हमारे यहाँ पे कार की वेटिंग लिस्ट 6 महीने से ज़्यादा चल रही है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सारे महंगे हो गए हैं। तो चीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। चीन इंपोर्टर भी है क्योंकि हमारा इस्पात बड़ी संख्या में चीन लेता है। हमारी स्टील इंडस्ट्री पहले ही मंदी की शिकार है, अभी बहुत महंगी हो रही थी स्टील। पता चला सरकार ने एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी तो स्टील सस्ती हो गई। अब कंपनियां कह रही हैं भाई साहब थोड़ा सा हमको अब छूट दे दो ताकि हम बेच सकें। तो आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भारत में जिस तरह से सारा बिल्डिंग सेक्टर फेल हुआ था, चीन में भी फेल हुआ। भारत के नागरिक सह सकते हैं तो सह रहे हैं, चीन वाले सड़क पे आ गए। पहली चीज़, जनता चीन की डरी सहमी नहीं रहती है, खुल के बोल सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है और उठा रही है, सड़कों पे आ रही है। ये चीन के समाज की एक ताकत है जो दिखाई देती है। जो हम बाहर से उसको गुलामों का समाज समझते हैं, हम समझते हैं जंजीरें बंधी होंगी, ये लोग गर्दन झुका के काम कर रहे होंगे, मुंह से बोल नहीं सकते होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। तो चीन में ये सारा बवाल जो खड़ा हुआ है एक अखबार की दमदार रिपोर्टिंग से खड़ा हुआ है, किसी और चीज़ से खड़ा नहीं हुआ। यानी वहाँ पे अखबार बोल सकते हैं, सरकार दबाव में नहीं आता। ये भी कहना गलत है क्योंकि चीन में जब भी इस तरह का संकट आया है राष्ट्रपति बदला है। चौथी चीज़, चीन की जनता का ये संघर्ष, इसको कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल वो सरकार कुचलने की कोशिश कर सकती है क्योंकि चीन का पीछे का रिकॉर्ड ऐसा ही है। लेकिन पांचवी चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि किस तरह से सरकार से उद्योगपतियों का दोस्ताना उनकी तरक्की का सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये चीज़ यहाँ भी कॉमन है और वहाँ भी कॉमन है। यहाँ पे भी एक उद्योगपति को उसके टोटल असेट से 2.5 गुना लोन दिया जा चुका है और वो अभी और मांग रहा है। और वहाँ पे भी वही स्थिति है। अब वहाँ वाले को उन्होंने लोन देने से मना कर दिया, अब यहाँ वाले को लोन देने से जब मना किया जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा ये देखना भी बाकी है।
क्योंकि दुनिया की हर चीज़ एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहे वो ख़रीद ले रहा है, क्योंकि उसको बैंकों से पैसे मिल जाते हैं। अब रीपे करने की स्थिति जब बनेगी, जब पीछे कर्जे वर्जे भी कुछ माफ़ किए गए हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, रीपे करने की स्थिति बनेगी या बैंक उसको फर्दर लोन देने से मना करेगी, क्योंकि यहाँ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो गड़बड़ा रहा है। बैंक में जो पैसे आते हैं उससे ज़्यादा पैसे बैंक कर्ज पे दे रही है, तो देखो क्या होता है, कि यहाँ की स्थिति है। तो बहरहाल मैंने आपको भारत के संदर्भ में चीन के हालात बता दिए हैं, तो आपकी चीन को लेकर शंकाएं भी दूर हो गई। भारत को लेकर भी आपको स्पष्ट हुआ होगा कि दुनिया में सारी व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो बहुत गहरे शामिल है और उसी के कारण गड़बड़ होती है। और बैंकों के मामले में दखलंदाजी और असुरक्षित लोन बड़े बड़े लोगों को देना खतरनाक हो सकता है। हमारे बैंक रियल एस्टेट में ही बर्बाद हो गए होते अगर लोग चुपचाप EMI नहीं देते रहते। यहाँ पे भी लोग कह देते नहीं देंगे EMI क्योंकि हमको पोजीशन नहीं मिल रहा, तो गड़बड़ हो जाता, जैसा कि वहाँ के लोगों ने बगावत की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।